दहेज न मिलने से बारात वापस चली गई। 4 साल बाद लड़की डीएसपी बनकर दूल्हे से मिलती है। फिर क्या हुआ दोस्तों? कुछ रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, बल्कि भरोसे और सम्मान से बंधे होते हैं। जब यह डोर टूटती है, तो पीछे सिर्फ यादों की किरच रह जाती है। कुछ चुभती हुई, कुछ सवालों में उलझी हुई। जीवन आगे बढ़ जाता है, लेकिन अतीत की कुछ परछाइयां पीछे छूटकर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। आज की कहानी भी आपके लिए बड़ी ही प्रेरणादायक होने वाली है। इस कहानी से आपको जीवन जीने के कई सबक सीखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। कहते हैं, इंसान की तकदीर कब करवट ले ले, कोई नहीं जानता। एक वक्त था जब एक दरोगा ने अपनी शादी से ठीक कुछ घंटे पहले सिर्फ इसलिए रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि लड़की का पिता उसे कार और भारी दहेज देने में असमर्थ था। दुल्हन के परिवार की इज्जत को रौंदते हुए बारात वापस मुड़ गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस लड़की को एक लालची युवक ने दहेज के नाम पर ठुकरा दिया था, वही कुछ सालों बाद अपने दम पर डीएसपी बन गई। फिर किस्मत ने ऐसा खेल रचा कि वही दरोगा, जो एक समय उसकी शादी तोड़कर चला गया था, अब अपनी फाइल लिए उसके सामने खड़ा था। सैल्यूट मारते हुए, सिर झुकाए विनम्रता से बोल रहा था, मैडम, इस पर सिग्नेचर कर दीजिए। यह कहानी केवल एक लड़की की सफलता की नहीं, बल्कि एक तमाचे की भी है, जो उसने लालच और अहंकार के मुंह पर मारा था। यह उस इंसाफ की कहानी है जो वक्त खुद लेकर आया। आगे बढ़ने से पहले सोचिए, क्या लालच और दहेज की मांग वाकई किसी की तकदीर से बड़ा हो सकता है? शाम का समय था। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के परिसर में चहल पहल थी। कई छात्र लाइब्रेरी में किताबों में डूबे थे, तो कुछ कैंटीन में चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा कर रहे थे। इन्हीं में से एक थी संध्या मिश्रा। गंभीर स्वभाव, आत्मनिर्भर और अपने सपनों को पूरा करने की जिद्द रखने वाली। उसने हाल ही में ग्रेजुएशन पूरा किया था और अब यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी में जुटी थी। संध्या के पिता, धीरेन्द्र मिश्रा, एक साधारण किसान थे। गांव में उनकी एक छोटी सी दुकान थी, जिससे घर का खर्च चलता था। उनके पास थोड़ी बहुत खेती की जमीन भी थी, लेकिन उससे इतनी आमदनी नहीं होती थी कि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। संध्या की दो छोटी बहनें, संगीता और पूनम, भी ग्रेजुएशन कर रही थीं और छोटा भाई अंकित अभी 10वीं कक्षा में था। पिता के दिल में हमेशा यह चिंता रहती थी कि उनकी बड़ी बेटी संध्या का घर जल्दी बस जाए, ताकि बाकी बच्चों की जिम्मेदारी निभाने में आसानी हो। गांव में ही बात उठी कि पास के जिले गंगापुर का एक युवक, अविनाश शर्मा, भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वह पढ़ाई में अच्छा था और कई बार परीक्षा भी दे चुका था। जब यह खबर संध्या के पिता को मिली, तो उन्होंने सोचा, लड़का पढ़ा लिखा है, मेहनती है, और अगर सरकारी नौकरी लग गई तो मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। गांव में अक्सर लोग कहते थे, लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आसानी से नहीं मिलता। एक दिन धीरेन्द्र मिश्रा और उनके कुछ रिश्तेदारों ने अविनाश के परिवार से मुलाकात की। बातचीत में पता चला कि अविनाश इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह देखने में भी अच्छा था, पढ़ाई में तेज था और उसके अंदर आगे बढ़ने की ललक थी। जब पहली बार अविनाश ने संध्या को देखा, तो उसे वह पसंद आ गई। पर संध्या ने इस रिश्ते के लिए तुरंत हामी नहीं भरी। उसके सपने बड़े थे। वह खुद अफसर बनना चाहती थी। वह चाहती थी कि पहले वह अपने पैरों पर खड़ी हो, फिर शादी के बारे में सोचे। लेकिन पिता की चिंता और परिवार की जिम्मेदारियों को देखकर वह चुप रह गई। घर वालों ने जब उसे समझाया, बेटा, लड़का पढ़ा लिखा है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम चाहो तो शादी के बाद भी अपनी तैयारी जारी रख सकती हो। तो संध्या ने मन मारकर हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो गया। दोनों परिवारों ने शादी की तारीख भी तय कर दी। रिश्तेदारों और गांव वालों को जब यह खबर मिली, तो सभी ने धीरेन्द्र मिश्रा को बधाइयां देनी शुरू कर दी। बधाई हो मिश्रा जी, आपकी बेटी तो राज करेगी, अफसर के घर जाएगी। इधर संध्या भी धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार कर चुकी थी। उसे लगने लगा था कि अविनाश एक अच्छा इंसान है और पढ़ाई में भी मेहनती है। वह सोच रही थी कि शादी के बाद भी दोनों साथ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। परिवार वाले गहने, कपड़े और बाकी चीजों की खरीदारी में जुट गए थे। संध्या अब भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थी। इसी बीच एक बड़ी खबर आई।
अविनाश का यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर एएसआई के पद पर चयन हो गया। यह खबर मिलते ही अविनाश के घर में खुशियों का माहौल बन गया। उसकी माँ शारदा देवी खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि अविनाश अब दरोगा बन गया है। अरे, अब तो संध्या सच में राज करेगी। अब वह एक दरोगा की पत्नी बनेगी। इस खबर से संध्या के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई। धीरेन्द्र मिश्रा ने राहत की सांस ली और सोचा, अब मेरी बेटी के भविष्य की चिंता खत्म। सरकारी नौकरी मिलते ही जिंदगी आसान हो जाएगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अविनाश और उसके परिवार की सोच बदलने लगी। अब वे खुद को अधिक योग्य समझने लगे थे। हमारा बेटा अब सरकारी अफसर बन गया है, उसकी शादी तो अब और भी अच्छे घर में हो सकती है। इस बदलाव ने धीरे धीरे उनकी सोच को लालच की तरफ मोड़ दिया। अब वे इस रिश्ते को फायदे का सौदा समझने लगे थे। शादी से पहले जो लोग खुद को साधारण और संस्कारी बताते थे, अब उन्हें दहेज और गाड़ी की चाह होने लगी थी। वे भूल गए कि संध्या भी अफसर बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। वे यह नहीं सोच पाए कि जिस लड़की को वे ठुकराने वाले थे, वही एक दिन उनकी दुनिया हिला सकती है। लेकिन अभी इस रिश्ते की असली परीक्षा बाकी थी। समय बीतता गया। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। संध्या के पिता धीरेन्द्र मिश्रा अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद खुश थे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाईं, रिश्तेदारों को न्योता दिया और शादी के कार्ड छपवाने की तैयारियां शुरू कर दीं। अविनाश के घर में भी खुशी का माहौल था। उनके घर वाले गर्व से कहते फिर रहे थे कि अब हमारा बेटा दरोगा बन गया है। आस पड़ोस के लोग बधाइयां देने आ रहे थे, लेकिन इस खुशी के बीच एक अजीब सी हलचल भी थी। जब से अविनाश का यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर एएसआई के पद पर चयन हुआ था, तब से ही उसके परिवार की सोच बदलने लगी थी। पहले जो लोग इस रिश्ते को सामान्य विवाह की तरह देख रहे थे, अब उन्हें इसमें फायदा नजर आने लगा था। गांव में अक्सर चर्चाएं होती थीं। अरे, अविनाश अब सरकारी अफसर बन गया है, उसे तो अच्छी खासी रकम और कार मिलनी चाहिए। रिश्तेदार और जान पहचान वाले लोग उसके परिवार को उकसाने लगे। अब तुम्हारे पास मौके बहुत हैं। लड़का अफसर है, कोई भी बड़ा घर उसे हाथों हाथ ले लेगा। इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, फिर इस शादी की क्या जरूरत? धीरे धीरे ये बातें अविनाश के पिता रमाकांत शर्मा और बड़े भाई अजय शर्मा के मन में घर करने लगीं। उन्हें लगने लगा कि अगर दूसरे लोग इतनी बड़ी रकम और महंगी कार ऑफर कर रहे हैं, तो वे अपनी बहू से क्यों न मांगें? एक शाम जब धीरेन्द्र मिश्रा अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी रमाकांत शर्मा और अजय शर्मा वहां आए। उनके चेहरे पर पहले की तरह अपनापन नहीं था, बल्कि एक अलग ही रौब था। रमाकांत शर्मा ने धीरे से बात शुरू की। देखिए मिश्रा जी, हमारी तरफ से तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। शादी की तारीख भी तय हो चुकी है, लेकिन अब हमारा बेटा दरोगा बन गया है, और आपको तो पता ही है कि सरकारी नौकरी वाले लड़कों के लिए कितनी बातें होती हैं। धीरेन्द्र मिश्रा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हाँ भाई साहब, ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। लेकिन रमाकांत शर्मा ने अगला वाक्य ऐसा कहा जिसने धीरेन्द्र मिश्रा के पैरों तले जमीन खिसका दी। देखिए, हम कोई लालची नहीं है, लेकिन अब जब इतना अच्छा ऑफर आ रहा है, तो हम भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गए हैं। हमें दहेज में 5 लाख रुपए और एक 10 लाख की कार मिल रही है, लेकिन हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। बस अगर आप अपने होने वाले दामाद को एक कार दे दें, तो बहुत अच्छा होगा। धीरेन्द्र मिश्रा एकदम सन्न रह गए। उनकी आंखों में अजीब सा डर और गुस्सा था। वे धीरे से बोले, भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब हमने रिश्ता तय किया था, तब आपका बेटा कुछ भी नहीं था, मेरी बेटी भी कुछ नहीं थी, लेकिन दोनों मेहनत कर रहे थे। अब अगर कल मेरी बेटी अफसर बन जाए, तो क्या मैं भी ऐसी मांगे रखूं? लेकिन अविनाश का परिवार अब मानने को तैयार नहीं था। वे केवल अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। उन्हें यह भी पता था कि संध्या के पिता की जमीन हाईवे पर थी और हाल ही में उन्हें सरकार से मुआवजा मिलने वाला था। यह रकम करीब 2.3 करोड़ रुपए थी। रमाकांत शर्मा बोले, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको भी समझना चाहिए, लड़का अब दरोगा बन गया है, तो कुछ चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। आपको तो सरकार से अच्छा खासा मुआवजा मिल रहा है, उसमें से कुछ हमें भी दे दीजिए। धीरेन्द्र मिश्रा का चेहरा अब कठोर हो गया। वे गहरी सांस लेते हुए बोले, अगर आप अपनी सोच नहीं बदल सकते, तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बेटी को ऐसे लालची लोगों के घर नहीं भेज सकता।
शादी से पहले ही अगर आप सौदेबाजी कर रहे हैं, तो शादी के बाद क्या करेंगे? लेकिन रमाकांत शर्मा और अजय शर्मा ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, अगर आप कार नहीं दे सकते तो हमें रिश्ता फिर से सोचने की जरूरत होगी। जब यह बात संध्या को पता चली तो उसका खून खौल उठा। उसने अविनाश को फोन किया और सीधा पूछा, क्या तुम भी अपने पिता और भाई की तरह सोचते हो? अविनाश ने ठंडी आवाज में कहा, देखो संध्या, मैं क्या कह सकता हूं? मेरे पिता और भाई जो कह रहे हैं मैं वही करूंगा। शादी तो करनी ही है, लेकिन अगर तुम कार और पैसे की बात मान लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सुनकर संध्या की आंखों में गुस्से के आंसू आ गए। उसने ठहर कर कहा, अगर तुम पैसों और कार के लिए अपना रिश्ता बचाने की बात कर रहे हो तो तुम्हारी यह सोच बहुत छोटी है। मैं ऐसी शादी नहीं कर सकती जहां पहले ही लालच ने रिश्ता जहरीला बना दिया हो। अविनाश ने हंसते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम्हारे पिता खुद किसी से उधार लेकर हमारी मांग पूरी करने को तैयार हैं। अगर तुम भी मान जाओ तो अच्छा रहेगा। संध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे जैसे लालची आदमी से शादी करने की बजाय अपनी मेहनत से अफसर बनूंगी और तुम्हारी औकात तुम्हें खुद दिखाऊंगी। उस दिन संध्या ने तय कर लिया था कि वह अब केवल अपनी मेहनत पर ध्यान देगी। उसे अपने पिता का झुका हुआ सिर और उनके आंसू बर्दाश्त नहीं थे। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, लेकिन अब रिश्ता टूटने की कगार पर था। धीरेन्द्र मिश्रा इस कशमकश में थे कि अपनी बेटी की खुशी के लिए लालचियों की मांग मान लें। आखिर बेटी का पिता लाचार होकर उनकी इस मांग को मानने के लिए तैयार हो गया। शादी का दिन करीब आता जा रहा था, लेकिन धीरेन्द्र मिश्रा की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 4 दिन बचे थे और वे दिन रात इसी सोच में डूबे थे कि कैसे भी करके कार का इंतजाम कर दें, ताकि बेटी की शादी बिना किसी अड़चन के पूरी हो जाए। शुरुआत में उन्होंने अविनाश के पिता रमाकांत शर्मा और बड़े भाई अजय शर्मा को समझाने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने कहा था, भाई साहब, मेरी बेटी भी पढ़ाई कर रही है, वह भी मेहनत कर रही है। अगर कल वह भी किसी बड़ी सरकारी नौकरी में लग जाए तो क्या मैं भी आपसे कुछ मांगूंगा? लेकिन उनकी बातें किसी के दिल पर असर नहीं कर रही थीं। रमाकांत शर्मा ने साफ कह दिया था कि बिना कार यह शादी नहीं होगी। धीरेन्द्र मिश्रा ने आखिरकार फैसला किया कि किसी भी तरह छोटी मोटी कार लेकर लड़के वालों को खुश कर देंगे। उन्होंने एक जान पहचान वाले से उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उनकी तकदीर ने जैसे उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। जिस व्यक्ति से उन्होंने पैसे के लिए उम्मीद लगाई थी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। अब वह खुद ही परेशान था और कोई मदद नहीं कर सकता था। उधर सरकारी मुआवजे का पैसा भी अभी तक नहीं आया था। उन्होंने कई बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, फाइल प्रोसेस में है, पैसा जल्द ही आ जाएगा। अब शादी में 3 दिन ही बचे थे और धीरेन्द्र मिश्रा की परेशानी चरम पर थी। वे रात भर करवटें बदलते, सिर पकड़कर बैठ जाते और सोचते कि अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या बारात लौट जाएगी। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। घर में हल्दी मेहंदी की रस्में हो चुकी थीं। रिश्तेदार और परिवार वाले शादी की तैयारियों में जुटे थे। संध्या, जो अब तक चुप थी, अपने पिता की चिंता को महसूस कर रही थी। शाम होते ही ढोल नगाड़ों के साथ बारात का स्वागत हुआ। दूल्हे की सवारी सजी धजी घोड़ी पर आ रही थी। चारों ओर रोशनी की झालरें चमक रही थीं और लोगों के चेहरों पर उत्साह झलक रहा था। लेकिन इस खुशी के पीछे धीरेन्द्र मिश्रा के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। बारात के स्वागत के बाद अचानक सब बदल गया। जैसे ही बारात द्वार पर पहुंची, अविनाश घोड़ी से उतरा और सीधे अपने पिता के पास गया। रमाकांत शर्मा ने धीरेन्द्र मिश्रा को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, कार कहाँ खड़ी है? जो वादा किया था पहले वह पूरा करो, फिर फेरे होंगे। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। अब तक जो रिश्तेदार नाच गाने में मस्त थे, वे भी सन्न रह गए। धीरेन्द्र मिश्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। वे कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, बेटा, मेरा मुआवजे का पैसा अभी तक नहीं आया है। जिनसे उधार लेने की कोशिश की थी, उनके बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया। मैं वादा करता हूं, जैसे ही पैसा आएगा तुम्हें कार दिला दूंगा। लेकिन रमाकांत शर्मा और अजय शर्मा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। अगर पैसा नहीं आया था तो तुमने वादा क्यों किया था? जब औकात नहीं थी तो रिश्ता क्यों जोड़ा? यह सुनते ही धीरेन्द्र मिश्रा की आंखें भर आईं। वे गहरे दर्द में थे,
लेकिन उस दर्द से भी बड़ा उनके सम्मान पर लगा धब्बा था। वे कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, फिर अपनी पगड़ी उतारी, उसे हाथ में लिया और अविनाश के पैरों में रख दी। बेटा, मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। तुम शादी कर लो, बाकी सब मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। इधर यह सब देखकर संध्या का खून खौल उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका पिता, जिसने सारी जिंदगी अपनी इज्जत बचाई थी, आज किसी के पैरों में अपनी पगड़ी रखेगा। इधर बारात का शोरगुल अब शांत हो चुका था। नाच गाने की धुनें अब किसी अनसुने कोने में खो गई थीं। जैसे ही अविनाश और उसके पिता रमाकांत शर्मा को पता चला कि कार का इंतजाम नहीं हो पाया, उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। अविनाश, जो अभी कुछ ही दिन पहले दरोगा बना था, अपनी अकड़ में पिता के साथ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, मेरा बेटा दरोगा है और आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना दहेज की शादी करने की? जब औकात नहीं थी तो वादा क्यों किया? धीरेन्द्र मिश्रा की आंखों में दर्द छलक आया। उन्होंने कांपते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब यह रिश्ता तय हुआ था, तब तो आपका बेटा कुछ भी नहीं था, न होमगार्ड न चपरासी। फिर अब ऐसा घमंड क्यों? लेकिन रमाकांत शर्मा और उनका बेटा अब बदतमीजी पर उतर आए थे। वे ऊंची आवाज में ताने कस रहे थे, लोगों के बीच धीरेन्द्र मिश्रा को नीचा दिखा रहे थे। संध्या, जो अब तक भीतर बैठी सब कुछ सुन रही थी, सहन नहीं कर पाई। उसके कदम तेजी से बाहर की ओर बढ़े। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने भीड़ के बीच जाकर सीधे अविनाश के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। तुम्हें दहेज चाहिए था ना? तुम्हें कार चाहिए थी ना? लो, ये रहा तुम्हारा जवाब। और एक जोरदार तमाचा अविनाश के गाल पर पड़ा। पूरी भीड़ चौंक गई। ढोलक की आवाज थम गई। बारातियों के बीच एक सन्नाटा छा गया। अविनाश अचकचाकर पीछे हट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वह अपमानित कर रहा था, वह उसे सबके सामने थप्पड़ मार देगी। संध्या ने कड़क आवाज में कहा, तुम अपने दरोगा होने का घमंड अपने घर रखो। जो कानून का रक्षक होता है, वही अगर भक्षक बन जाए तो उसे कानून का तमाचा मारना ही सही है। इसके बाद उसने एक पल की भी देरी नहीं की और मोबाइल निकालकर नंबर डायल करने लगी। अगर तुम यहाँ 1 मिनट और रुके तो मैं अभी 100 नंबर डायल करूंगी। तुम्हारी नौकरी लगी भी नहीं और छूट भी जाएगी। इतना सुनते ही अविनाश और उसका परिवार हक्के बक्के रह गए। उनके चेहरे पर अपमान और डर के मिले-जुले भाव थे। आसपास खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। लड़की ने बिल्कुल सही किया। अरे, ये लड़का तो दहेज लोभी निकला। अच्छा हुआ जो रिश्ता तोड़ दिया। रमाकांत शर्मा, जो अब तक अपनी इज्जत सबसे ऊपर समझ रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हो चुकी थी। बारात जो बड़े शान से आई थी, अब शर्म के साथ लौटने को मजबूर थी। अविनाश के रिश्तेदारों और बारातियों ने धीरे धीरे अपनी सजी धजी पगड़ियां उतारनी शुरू कर दीं। जिन हाथों में ढोल नगाड़े थे, वे अब खामोश होकर बैलगाड़ियों और कारों की ओर बढ़ने लगे। धीरेन्द्र मिश्रा अंदर से टूट चुके थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब रिश्ता टूट गया, लोग क्या कहेंगे? लेकिन संध्या अब और भी मजबूत हो चुकी थी। उसने पिता के आंसू पोंछे और शांत स्वर में कहा, पापा, आप चिंता मत करो। शादी कोई सौदा नहीं होती जो पैसों के हिसाब से तय की जाए। आप इन्हें कुछ भी दे देते, फिर भी इनका लालच खत्म नहीं होता। धीरेन्द्र मिश्रा उसकी बात सुनकर चुप हो गए। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कमजोर नहीं, बल्कि सबसे मजबूत थी। अब संध्या ने एक फैसला कर लिया था। अब दहेज के दम पर शादी नहीं करनी। अब उसकी मंजिल सिर्फ उसकी मेहनत थी। तमाचा खाने के बाद अविनाश की बारात तो लौट गई थी, लेकिन संध्या ने भी ठान लिया था कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसके आत्मसम्मान और लक्ष्य के लिए होगी। उसने किताबों से दोस्ती कर ली, दिन रात मेहनत की और खुद को एक मजबूत महिला के रूप में ढालने में जुट गई। पिता धीरेन्द्र मिश्रा, जो कभी उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते थे, अब बेटी की मेहनत देखकर आश्वस्त थे। उन्होंने अब दहेज के लिए झुकने के बजाय अपनी बेटी के सपनों को अपना संकल्प बना लिया। साल दर साल बीतते गए। पहला साल तैयारी में बीता, दूसरा साल और भी कठिनाइयों से भरा था। लेकिन तीसरे साल संध्या की मेहनत रंग लाई। जब यूपी पीसीएस का रिजल्ट आया तो पूरे गांव में एक ही नाम गूंज रहा था, संध्या मिश्रा डीएसपी बनी है। जब धीरेन्द्र मिश्रा को यह खबर मिली तो उनकी आंखों में गर्व के आंसू छलक पड़े।
जिस बेटी को कुछ लालची लोगों ने ठुकरा दिया था, आज वही अफसर बन गई थी। गांव के हर कोने में इसी की चर्चा थी। देखा, लड़की हो तो ऐसी, जिसने दहेज लोभी को तमाचा मारकर खुद की तकदीर लिख दी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद संध्या की पहली पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के शिवगढ़ जिले में हुई। वह अब एक सख्त और ईमानदार अधिकारी बन चुकी थी। हर हफ्ते महिलाओं की समस्याओं के लिए विशेष सुनवाई रखी जाती थी। एक दिन सुनवाई के दौरान कुछ महिलाएं रोती हुई आईं। उन्होंने बताया कि कुछ दबंगों ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही। संध्या ने गंभीर स्वर में पूछा, थाने में कौन अधिकारी है जिसने शिकायत दर्ज नहीं की? महिलाओं ने जवाब दिया, मैडम, वहां चौकी इंचार्ज अविनाश शर्मा बैठे हैं, वे ही सुनवाई नहीं कर रहे। संध्या के चेहरे का रंग बदल गया। वही अविनाश जिसने लालच में आकर रिश्ता तोड़ दिया था, आज भी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा था। संध्या ने तुरंत गाड़ी मंगवाई और ऑन स्पॉट चौकी का निरीक्षण करने निकल पड़ी। दरवाजा जोर से खटखटाया गया। अंदर बैठे अविनाश को जैसे ही खबर मिली कि डीएसपी खुद आई हैं, उसके होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कुर्सी से खड़ा हो गया। दरवाजा खुला और सामने वर्दी में डीएसपी संध्या मिश्रा खड़ी थी। अविनाश की आंखों के सामने वह पुराना दृश्य कौंध गया। वही लड़की जिसने उसकी बारात लौटाई थी, आज उसकी अधिकारी बनकर खड़ी थी। वह तुरंत सैल्यूट मारता है, लेकिन उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। मैडम, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसने सफाई देनी चाहिए, लेकिन संध्या की नजरें सीधे कमरे के अंदर गईं, जहां दबंग अपराधी आराम से बैठे थे। उनके सामने बियर की बोतलें रखी थीं। संध्या ने ठंडी आवाज में कहा, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे या पार्टी? अविनाश की हालत खराब हो चुकी थी। वह घबराते हुए सफाई देने लगा। न, नहीं मैडम, मैं तो बस। लेकिन संध्या ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही फाइल उठाई और कहा, तुम्हारी शिकायतें पिछले कई दिनों से आ रही थीं, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यहाँ वही अविनाश है जिसने कभी दहेज के लिए रिश्ता तोड़ा था। अविनाश ने सफाई देने की कोशिश की। मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस शादी करना चाहता था, लेकिन आप ही नहीं मानी। संध्या की आंखों में तिरस्कार झलक उठा। शादी करना चाहते थे या कार और दहेज का सौदा करना चाहते थे? उसने कड़क आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं, लेकिन अब तुम्हारी नौकरी भी बचना मुश्किल है। अविनाश की हालत पतली हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई। आप तो जानती हैं कि मैं। लेकिन संध्या ने कड़े लहजे में कहा, तुम फ्री में भी शादी के लिए कहो, तब भी मैं तुम्हें देखने तक को तैयार नहीं हूं। उसने तुरंत विभागीय कार्यवाही का आदेश देते हुए रिपोर्ट फाइल करने के निर्देश दिए। अब अविनाश को एहसास हो गया था कि जिस लड़की को उसने ठुकराया था, आज वही उसकी तकदीर लिखने वाली थी। संध्या के आदेश पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय भेजी गई। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया कि चौकी इंचार्ज अविनाश शर्मा भ्रष्टाचार में लिप्त है। वह अपराधियों की मदद कर रहा है और पीड़ितों को न्याय से वंचित कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि आरोपियों को बचाने के लिए इस अधिकारी ने जानबूझकर शिकायत दर्ज नहीं की। ऐसे अधिकारी को ड्यूटी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट मुख्यालय पहुंची, पुलिस विभाग में हलचल मच गई। अविनाश को तुरंत निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अब अविनाश को समझ में आ गया था कि उसकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। उसने आखिरकार अपना अहंकार छोड़ा और भागता हुआ संध्या के पिता धीरेन्द्र मिश्रा के घर पहुंचा। धीरेन्द्र मिश्रा, जो कभी उस रिश्ते को लेकर गर्व महसूस करते थे, आज उसी इंसान को अपने दरवाजे पर बेबस खड़ा देख रहे थे। अविनाश उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मिश्रा जी, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर आपने संध्या को मना लिया तो शायद वह मेरी रिपोर्ट वापस ले लेगी। धीरेन्द्र मिश्रा ने एक गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोले, क्या तुमने उस दिन मेरी मदद की थी, जब मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे पैरों में रखकर गिड़गिड़ा रहा था? जब मेरी बेटी की इज्जत का सवाल था, तब तुमने क्या किया था? आज तुम्हारी नौकरी का सवाल है, तो तुम दौड़े चले आए। उस दिन तुम्हारे पिता ने कहा था, जब औकात नहीं थी तो रिश्ता क्यों किया? अब मैं तुमसे वही सवाल पूछता हूं, जब ईमानदारी नहीं थी तो पुलिस में नौकरी क्यों ली? अविनाश की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने एक आखिरी बार विनती करते हुए कहा,
मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन प्लीज अब मेरी जिंदगी मत बर्बाद करो। धीरेन्द्र मिश्रा ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बदले की भावना से नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। जो फैसला होगा वह पुलिस विभाग करेगा, मेरी बेटी नहीं। संध्या ने सिर्फ तुम्हारे गलत कामों की रिपोर्ट दी है। अब जो होगा वह कानून तय करेगा। यह सुनते ही अविनाश की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। पूरा इलाका सिर्फ एक ही चर्चा कर रहा था। अगर कोई अधिकारी हो तो वह कानून के साथ समझौता न करे, बल्कि संध्या की तरह कड़ा रुख अपनाए। जो लड़की कभी दहेज के लालचियों का शिकार बनने वाली थी, उसने अब उन्हीं को सबक सिखा दिया। अविनाश ने आखिरी बार संध्या से मिलने की कोशिश की। वह उसके दफ्तर पहुंचा और धीमे स्वर में बोला, संध्या, मैंने आज तक शादी नहीं की। अगर तुम कहो तो अब भी मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं। संध्या ने एक तीखी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, अविनाश, तुम फ्री में भी शादी के लिए कहो, तब भी मैं तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखूंगी। उसने बिना एक पल की देरी किए फाइल उठाई और अंतिम हस्ताक्षर कर दिए। अब अविनाश शर्मा की किस्मत का फैसला पुलिस विभाग करेगा। अंत में संध्या ने अपने पिता से कहा, पापा, देखिए, आपने जिस दिन मेरी शादी रोकने का फैसला किया था, वह सबसे सही दिन था। वरना आज मैं भी किसी लालची इंसान की पत्नी बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही होती। धीरेन्द्र मिश्रा की आंखों में गर्व और राहत के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने न सिर्फ अपने लिए, बल्कि समाज की हर लड़की के लिए मिसाल कायम कर दी है। जीवन की अनमोल सीखें, जो रिश्ता पैसों से खरीदा जाए, वह रिश्ते नहीं सौदे होते हैं, और सौदे कभी स्थायी नहीं होते। धन दौलत से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, क्योंकि असली इज्जत चरित्र से बनती है, ना कि बैंक बैलेंस से। अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है, तो इंसान अपनी जड़ें भूल जाता है, और जो पेड़ अपनी जड़ें भूल जाए, उसे गिरने में देर नहीं लगती। जिस रिश्ते की नींव लालच पर रखी जाए, वह तूफान के पहले ही झटके में बिखर जाता है। दहेज मांगने वाला पुरुष नहीं, बल्कि मजबूरियों का सौदागर होता है, और जो रिश्ते मजबूरी में किए जाएं, वे कभी खुशहाल नहीं होते। जो व्यक्ति पैसे के लिए अपने सिद्धांत बेच देता है, वह चाहे दरोगा हो या राजा, एक दिन अपने ही कर्मों से मिट्टी में मिल जाता है। शक्ति और पद का नशा जब सिर पर चढ़ता है, तो इंसान अपनी औकात भूल जाता है, लेकिन समय का थप्पड़ उसे फिर से आईना दिखा देता है। ईमानदारी से बड़ा कोई पद नहीं, और चरित्र से बड़ी कोई दौलत नहीं। दहेज से बना रिश्ता सिर्फ एक बोझ होता है, और बोझ कभी खुशियों की छांव नहीं दे सकता। कानून की वर्दी पहनने से इंसान इज्जतदार नहीं बनता, बल्कि इंसाफ करने से बनता है। वरना अपराधी भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। याद रखो, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। जो पद, प्रतिष्ठा और पैसे के घमंड में चूर होकर दूसरों को कुचलते हैं, समय उनके घमंड को चूर चूर कर देता है। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की कहानियां देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे मिलती हूँ। आपसे अगली वीडियो में वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।